नमस्कार, मैं विश्वेश तिवारी आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हाल ही में हल्द्वानी के गफूर बस्ती का मामला बेहद चर्चा में आया था। जहां देखो वहां समाचार से लेकर न्यूज़पेपर हर जगह पर मामला हल्द्वानी के गफूर बस्ती का था। मामला क्या था? मामला था 50,000 की आबादी वाले लोगों ने हजारों एकड़ जमीन, सरकारी जमीन पर अपना कब्जा कर लिया था। जिसके बाद यह मामला कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने, नैनीताल हाई कोर्ट ने इस पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया। मामला तूल पकड़ गया। तमाम सियासत से लेकर बाकी सभी गलियारों में भगदड़ तेज हो गई, हलचल तेज हो गई। इसके बाद यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक अनोखा बयान दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हम हजारों लोगों को अचानक बेघर नहीं कर सकते। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने वहां बुलडोजर चलवाने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की यह बात तार्किक है कि किसी जगह पर दशकों से बसे हजारों लोगों को आप बेघर नहीं कर सकते, जैसा कि हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण के मामले में होने जा रहा था। भले ही वे अवैध रूप से बसे हुए हों, लेकिन मानवीय पक्ष का ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन इस घटना का एक सकारात्मक पक्ष भी है, और वह है जागरूकता और चिंतन से जुड़ा हुआ। हल्द्वानी कांड से पहले लोगों को अंदाजा नहीं था कि करीब 50,000 की आबादी किसी सरकारी भूखंड पर कब्जा भी कर सकती है, और कब्जे को निरंतरता के आधार पर उसे हथिया भी सकती है। इस मामले में ऐसा लगता है कि सरकार मुंह ताकती रह गई और उसकी जमीन उसके हाथ से निकल गई। अब रेलवे को तभी यह जमीन मिलेगी जब वह इन लोगों को वैकल्पिक जमीन मुहैया कराए, और फाइलें दशकों तक दौड़ती रहेंगी और रेलवे की परियोजनाएं दशकों तक बाधित रहेंगी। कल्पना कीजिए कि वो जगह अगर सीमा क्षेत्र में हो और सुरक्षा के लिए जमीन खाली करवाना हो। जाहिर है दुश्मन आपकी उदारता का फायदा उठा लेगा और जमीन आपके हाथ से निकल जाएगी। ऐसे में यहां गलती किसकी है? अगर आपने दशकों तक अपनी जमीन को कब्जा होते रहने दिया और अचानक से 50 साल बाद गए, तो क्या वो जमीन आपकी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। भारत का इतिहास इसका उदाहरण है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे भारत के इतिहास में यह मामला कोई नया नहीं है। कैसे हल्द्वानी के गफूर बस्ती जैसे लाखों बस्तियां अभी भी भारत में पनप रही हैं, और सिर्फ कुछ सरकारों के वोट बैंक बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि खबर पसंद आए, हमारा ये रिपोर्ट पसंद आए, इस पर लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट करके हमें जरूर बताएगा कि इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है। 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय इस देश का बंटवारा हुआ क्योंकि वहां उन लोगों को शताब्दियों से बसेरा था जो इस देश को अपना मानने को तैयार ही नहीं थे। यह कटु सत्य है, लेकिन सत्य है। हल्द्वानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर तो अपनी बात रखी, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही पर चुप्पी साध ली, और वह गेंद सरकार के पाले में है, जो अपनी निरंतरता में खुद ही इसका दोषी है। सवाल यह है कि पिछले कई दशकों से जिन लोगों की वहां अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी थी, उन पर क्या कार्रवाई हुई या क्या होगी उन पर? रेलवे और सामान्य नौकरशाह जो पेंशन लेकर राजधानियों में या विदेश में बाल बच्चों के साथ आरामपूर्ण जीवन बिता रहे हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? वे कहेंगे उन्होंने फाइल तो बढ़ाई थी, सरकार में बैठे नेताओं ने रोक दिया। कुल मिलाकर एक काहिल, लापरवाह, भ्रष्ट नौकरशाही और नेताओं के तंत्र ने उत्तराखंड जैसे राज्य में सिर्फ एक जगह पर करीब 50,000 लोगों को अवैध रूप से बसने दिया, जिससे राज्य की आबादी ही करीब 1 करोड़ है। उस जगह पर 50,000 अवैध लोगों को बसने दिया। आप कल्पना कीजिए कि पूरे राज्य में ऐसी अवैध बस्तियां कितनी होंगी, और उसने डेमोग्राफी को कैसे खराब किया होगा। यह हाल सिर्फ उत्तराखंड का नहीं है, झारखंड जैसे राज्यों में भी, जहां जमीन पर अपेक्षाता ज्यादा है और आबादी कम है, वहां भी यह खेल चल रहा है। एक जमाने में आदिवासियों ने बाहरियों को दीकू कहकर विरोध किया था, लेकिन वर्तमान के दीकुओं के प्रति वे भी चुप्पी साधे हैं, क्योंकि इसमें कथित सेक्युलरिज्म आहत होता है। इस देश में हल्द्वानी एक नहीं है, सैकड़ों हल्द्वानी पनप रहे हैं। इस कांड के चर्चा में आने का एक सकारात्मक पक्ष यह है कि बाकी मामलों पर थोड़ी सतर्कता होगी और नौकरशाहों नेताओं से लोग सवाल पूछेंगे।
रही बात गरीबों के बसाने की, तो उसके लिए बहुत सी योजनाएं सरकार चला रही है और उसका विस्तार भी करना चाहिए, लेकिन सरकारी जमीन कब्जा करो अभियान उसका हिस्सा नहीं है। महिला साक्षरता में सुधार कर लक्षित वर्गों में आबादी और गरीबी को नियंत्रित करने के प्रयास करने चाहिए, जिनकी देश के कई समुदायों में सायास और अनुयास का कमी दिख रहा है। हल्द्वानी कांड ने यह भी साबित किया है कि इस देश में अभी तक स्टेट कैपेसिटी नहीं पनप पाई है। स्टेट कैपेसिटी यानी कानून व्यवस्था को लागू करवा पाने का राजतंत्र की क्षमता। देश में पुलिस सिस्टम इतना कमजोर है कि प्रति व्यक्ति पुलिस दुनिया के निम्नतम स्तर में से एक है। पुलिस अधिकारी कार्रवाई करते हुए डरते हैं, काम का बोझ ज्यादा है, वीआईपी सुरक्षा है, थानों में एफआईआर नहीं लिखी जाती, कोर्ट में स्टाफ कम है, मामले कोर्ट में दशकों तक घिसते हैं, इसलिए दर्ज ही नहीं किए जाते। ऊपर से आदेश है कि क्राइम रेट कम करके दिखाओ। ऐसे में अधिकारी करे तो करे क्या? वे कागजी कार्रवाई भी करे तो उसका पालन कैसे होगा? इसका उपाय नहीं है। ऐसे में मामले टलते रहते हैं और अवैध बस्तियां बढ़ती रहती हैं। अवैध बस्तियों का मामला सिर्फ पुलिस समुदाय विशेष का भी नहीं है, बल्कि केंद्रीकृत विकास का भी है। जब देश में कुछ शहरों में सारी बुनियादी सुविधाएं होंगी तो गरीब गांव से उजड़कर आएंगे और अवैध रूप से विकास के टापू के आसपास बसना चाहेंगे। विकेंद्रित विकास में ऐसा नहीं होता है। लेकिन जिस देश का इतिहास शताब्दियों से बाहरी हमलों और लूटपाट से भरा हुआ हो, वहां का शासक वर्ग विकेंद्रित विकास से स्वाभाविक ही घबराता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के भाषण में ही इसकी नींव रखी थी कि केंद्र को मजबूत होना चाहिए, यानी द्वंद्व हमारे समाज में भी है। हल्द्वानी कांड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला तार्किक है। अगर कुछ तार्किक नहीं है तो वो है हमारी लापरवाही, जिसमें नौकरशाही और नेताओं की लापरवाही सर्वोपरि है। देश को इससे सीख लेकर चौकन्ना रहना चाहिए और आत्मचिंतन करना चाहिए, अन्यथा सरकारी या निजी जमीनों पर इसी तरह कब्जे होते रहेंगे और न्यायालय इसी तरह प्रशासन को कब्जा हटाने से रोकता रहेगा। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो, मेरा ये रिपोर्ट आपको पसंद आया होगा। हमारा ये मैसेज अगर आपको पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि लोग जागरूक हो पाए, लोग अपने आसपास हो रहे गैर गतिविधियों को समझ पाए और उस पर आवाज उठा पाए, क्योंकि आवाज उठाना जरूरी है। धन्यवाद।